Hello, welcome back to our YouTube channel. Assalamu alaikum. I hope you all are good. So, myself, Miss Myra from DRP organization. Our chapter is environmental psychology, and topic is issues in person environment relationship part 2. Part 1 में हम पढ़ चुके हैं 5 issues: environmental stress, privacy, personal space, environmental perception and crowding. And today हम पढ़ेंगे 5 more issues in person environment relationship. So let's start. Environmental cognition refers करता है mental process से. You know very well, cognition मतलब mental process, ठीक है, जिससे जो है इंडिविजुअल परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और नेविगेट करता है अपने फिजिकल सराउंडिंग से. जैसे कि पीपल लर्न करता है, फिर वो स्टोर करता है और फिर वो प्रोसेस करता है, और फिर वो जो सोच रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर की हुई होती है, उसको वो सोच कर अंडरस्टैंड करके अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि कोई जा रहा है अपने घर की तरफ, तो उसको अपने घर की तरफ का रास्ता कैसे याद होता है? वो पहले लर्न करता है, फिर उसको स्टोर करता है और फिर वो याद कर लेता है कि मेरे घर का रास्ता यही है. ठीक है, किसी न्यू सिटी में जा रहा होता है तो उसके कॉग्निशन में, मेंटल प्रोसेस में एक मैप बना हुआ होता है कि ये इस गली से निकलूँगा तो इधर जाऊँगा. वो ऐसे अपने मेंटल प्रोसेस को यूज़ करता है और फिर वो अपने सराउंडिंग से ऐसे इंटरेक्ट करता है, वो उस जगह पर पहुंच जाता है. किसी के घर जाते हैं तो हर उसके घर की हम कोने कोने की चीज़ को हम देखते हैं संभाल की हुई. जैसे कि वो कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रहा है, उसने कौन सा सोफ़ा लगाया हुआ है, उसने कौन सी टीवी लगाई हुई है, उसके घर में कौन सी बेडशीट थी, उसके घर में कितने रूम्स थे. तो वो सारी चीज़ें भी हमें मेमोराइज हो जाती है, वो भी हमारे मेंटल प्रोसेस का हिस्सा होता है. तो इसको भी हम इन्वायरमेंटल कॉग्निशन कहते हैं. अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्वायरमेंटल कॉग्निशन कैसे इशू बन सकता है भाई पर्सन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में. सो लेट मी एक्सप्लेन इट. इससे हमें स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो सकती है. इसमें क्या होता है कि जो अनफेमिलियर और पुअरली स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होते हैं, उससे इंडिविजुअल को जो एक्सपीरियंस होता है वो कन्फ्यूजन में चला जाता है, डिफ़िकल्टी में चला जाता है. उसको अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा होता, उसको कोई दुकान का रास्ता नहीं मिल रहा होता, उसको कोई अपना वे नहीं मिल रहा होता, वो जहाँ जाना चाह रहा होता है. ठीक है, उससे क्या होता है, उसको परेशानी होती है, वो एंजाइटी में चला जाता है और फिर क्या होता है कि उसको स्पेशल डिसओरिएंटेशन हो जाती है. जहाँ उसको जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा होता, कहीं और चला जाता है. तो ये भी एक परेशानी होती है अगर हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पुअरली बना हुआ हो या अच्छा इन्वायरमेंट ना बना हुआ हो, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंटल कॉग्निशन को असरअंदाज करता है. इससे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को भी असर होता है. अगर मिस इंटरप्रेटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल बना हो तो उससे क्या होता है कि एरर इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है और बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं, और वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल के इंट्रैक्शन और एंगेजमेंट को. अब दो गली बनी हुई है, ठीक है, न्यू बंदा है, कोई आ रहा है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, दोनों गली एक ही जगह पर जा रही है, लेकिन न्यू बंदे को पता ही नहीं है कि ये दोनों गलियाँ एक ही जगह पे जा रही हैं. ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट में आ जाता है. ठीक है, तो उसके फिर वो तरह तरह हर तरह के मतलब लोग से पूछेगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. उसकी डिसीजन मेकिंग पावर में भी इफ़ेक्ट होता है. फिर उसका बिहेव भी ख़राब हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, भाई मुझे जाना कहाँ है आखिर. इसको भी हम कहते हैं कि ये भी इन्वायरमेंटल कॉग्निशन में आ जाता है. फिर आता है सेफ्टी कंसर्न. सेफ्टी कंसर्न में क्या होता है कि हर जगह पुअर लाइट होती है. ठीक है, एनवायरनमेंट में रोड रास्ते ख़राब होते हैं, तो और साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, कभी गिरे हुए होते हैं, सड़क पे नज़र ही नहीं आ रहे होते. तो फिर क्या होता है, सेफ्टी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं. और फिर जो पर्सन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है उसमें वो परेशानियाँ बहुत आ जाती हैं और फिर एनजाइटी इंड्यूस हो जाता है. तो इससे भी क्या होता है, हमारे कॉग्निशन, इन्वायरमेंटल कॉग्निशन पे बहुत असर अंदाज होता है. तो इसलिए क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल कॉग्निशन भी एक इशू है
पर्सन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में। इसके लिए हमें यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंटल कॉग्निशन से बच सकें। ठीक है, इसीलिए इन्वायरमेंटल कॉग्निशन को भी हम इशू में ही कंसिडर करते हैं। नंबर 2, प्लेस अटैचमेंट। प्लेस अटैचमेंट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में ऐसा है कि जो इमोशनली और कॉग्निटिव बॉन्ड होती है जो हमारी फिज़िकल इन्वायरमेंट से, जहाँ हम रह रहे होते हैं, जहाँ हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, जहाँ पर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते हैं, जिससे हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ अटैचमेंट। अब आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी उसको कहते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट जो लाइफ है उसकी नीड्स को हम फुलफ़िल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर की नीड्स हैं उनको हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हम आज की जो अपनी नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करें। ये एक रिस्पॉन्सिबल बैलेंस है नेचुरल रिसोर्सेज का। इससे क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचर से जो ड्राइव होती है और कंटिन्यूसली उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एनर्जी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज बनाते हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं? दीज आर सोर्सेज जो कि नेचर एनर्जी से बनती हैं। ठीक है, अब रीन्यूएबल एनर्जीज जो है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, किस लिए? क्योंकि हम सस्टेनेबल लाइफ या एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये वो एनर्जीज़ हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ना इससे हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट होगा, ना हमारा अर्थ डैमेज होगा। और इसकी जो भी टाइप्स हैं ये हर कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ये तो नेचुरल रिसोर्स है ना, तो नेचुरल रिसोर्स से हम कोई भी रिसोर्स बनाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स बनाएंगे जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। तो ऐसी एनर्जीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए जो हमारी प्रेजेंट की जो लाइफ है उसकी नीड्स को फुलफ़िल करे, और रीयूज़ होकर हम वेस्ट मटेरियल को भी रीयूज़ करके हम ऐसी एनर्जीज़ डेवलप करें जो हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कोई मसला ना हो, और हम जो अभी प्रेजेंट में हैं हमें भी कोई मसला ना हो। उस एनर्जी को हम तब तक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब तक जो नेक्स्ट आने वाले जनरेशन है वो भी इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। एनवायरमेंटल डिज़ाइन भी ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत असरअंदाज करता है और उसके वेलबींग पे भी। कैसे उसका को जहाँ पर वो काम कर रहा है या जहाँ पर वो रह रहा है उसका फिज़िकल लेआउट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो एस्थेटिक्स कौन कौन से सामान पड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कलर्स होते हैं वो हमारे मूड स्विंग्स पे बहुत असर करता है, हमारे बिहेवियर पे बहुत असर करता है। तो ये भी इन्वायरमेंट को और हमारे वेलबींग को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। अब आता है बायोफिलिया। बायोफिलिया रिफ़र करता है इनेट ह्यूमन टेंडेंसी टू सी कनेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ ह्यूमंस का कैसे कनेक्शन है। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स हमको अपने इन्वायरमेंट में बिल्ड करने चाहिए। उससे क्या होता है कि ग्रीनरी आ जाती है और ग्रीनरी से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन वेलबींग पे, इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिडक्शन हो जाते हैं, इम्प्रूव मूड हो जाता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। इश्यूज़ एंड पर्सन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। आपको कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।